अपने बेटे की हार की खींच को छुपाने के लिए, उसको हार की खींच को बदला लेने के लिए मुझे अननेसेसरी टारगेट करने की कोशिश की। कोटा, बूंदी, जाकोटा, बारा, झालावाड़, धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, अलवर और दौसा, इनके साथ में अन्याय वो कर रहे हैं। मुझे कभी चोर कहा, कभी पैसा लूट करके भाग गया हूँ ऐसा कहा, कभी मैंने गरीबों का पैसा लूट लिया ऐसा कहा, कभी जो है मुझे कहा कि मैं जमानत क्या लेकर के क्यों भाग रहा हूँ, कभी कहा कि मैं पुलिस से भाग रहा हूँ। जब उनका बेटे चुनाव हार गए, उस हार की खींच को छुपाने के लिए और उसका बदला लेने के लिए अनेक तरह के षड्यंत्र। नमस्कार, मैं हूं उमेश मिश्रा। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। राजस्थान तक में आज हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान बीजेपी के कद्दावर नेता, जिन्होंने कॉलेज छात्र संघ चुनाव से अपनी राजनीति की शुरुआत की। इस समय वर्तमान में वो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। सर, आपका राजस्थान तक में स्वागत है। सर, पहले तो आज चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई है, उसके लिए आपको राजस्थान तक बधाई देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को और भारत के वैज्ञानिकों को। देखिए, निश्चित ही आज देश के 140 करोड़ लोगों के लिए एक गौरव का पल है। देश के वैज्ञानिकों की 40 सालों की साधना आज सफल हुई और भारत ने उस महत्वपूर्ण समय में, जब हमारा देश अमृत काल में प्रवेश कर रहा है, देश विकसित भारत बनने की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा सके, उस महत्वपूर्ण समय में भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त करके अमृत काल की वेला में एक सशक्त कदम चांद की धरती पर रखा है, चांद के सरफेस पर रखा है। निश्चित ही ये भारत के लोगों के लिए गौरव का पल तो है ही, लेकिन साथ ही साथ में विकसित होने वाले भारत के संकल्प को, देश के नागरिकों को जो विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पबद्ध हुए हैं, उनको एक नई ऊर्जा, नई शक्ति और नई मोटिवेशन प्रदान करेगा। सर, राजस्थान में आप देख रहे हैं इस समय जो सीएम है वो 100 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों लगातार विद्युत कटौती की जा रही है, आम जन त्रस्त है। स्थिति अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। 100 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा करके पहले सरचार्ज वसूला गया, फिर फ्यूल चार्ज बढ़ाया गया, बाद में फ्यूल चार्ज वापस लिया गया और अब बिजली देना बंद कर दिया। ये राजस्थान की सरकार घोषणावीर सरकार है, केवल खोथोती घोषणाएं करती है, आधारहीन घोषणाएं करती है। अभी तो हालात और भी भयानक होने वाले हैं। सरकार को जो डिस्कॉम कंपनीज़ को जो कंपनसेशन पे करना था इन लॉसेस का, वो कंपनसेशन पे नहीं करने के चलते हुए, और उसके आगे डिस्कॉम कंपनियां, क्योंकि जनरेशन कंपनीज़ को, उत्पादन कंपनीज़ को पैसा नहीं चुका पा रही है, उत्पादन कंपनीज़ को क्योंकि डिस्कॉम नहीं पैसा दे रहा है, तो वो कोयला कंपनियों को पैसा नहीं दे पा रही है, और कोयला उत्पादक ने, कोयला सप्लायर्स ने, कोयला माइन ओनर्स ने राजस्थान की जनरेशन कंपनीज़ को कोयला देने से, अब उधार में देने से इनकार कर दिया है। भगवान ही मालिक है 30 तारीख के बाद में किस तरह के भयावह हालात राजस्थान में होंगे। आज किसान जिनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं, वो खून के आंसू रो रहे हैं। मैं ऐसे हज़ारों किसानों का दर्द देख चुका हूँ जो बिजली न मिलने के कारण से उनकी फसलें तबाह हो गई, उनको खेत में डिस्प्लाव लगा करके अपनी फसलों को ज़मीन में दबाना पड़ा। ये तो भगवान की मेहर है, इंद्रदेव की कृपा हुई है कि वो लगभग पूरे पूर्वी राजस्थान में पिछले 2 दिन में बरसात हुई है। मैं जल शक्ति मंत्री होने के नाते ईश्वर का, भगवान इंद्र देवता का नमन करते हुए उनका को प्रार्थना करता हूँ। इस सरकार का भरोसा तो नहीं है, कम से कम आप कृपा बनाए रखिएगा ताकि मेरे राजस्थान के किसान को बदहाल होने से बचाया जा सके। राजस्थान के सीएम हैं, वो ERCP योजना को कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस योजना को अधर में लटका दिया है। मैंने आप विस्तृत रूप से पत्रकार वार्ता करके यहाँ इस विषय के बारे में चर्चा की है, और धौलपुर में, भरतपुर में, दौसा में, सभी जगह पर, अलवर में, मैंने पत्रकारों के साथ में, प्रबुद्ध जनों के साथ में और पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने वस्तु स्थिति का खुलासा किया है। ये ERCP प्रोजेक्ट सिरे न चढ़े, इसको लेकर के राजनीति करने का पाप और षड्यंत्र अशोक गहलोत सरकार ने और गहलोत साहब ने किया। पहले नियमानुसार इस परियोजना का निर्माण नहीं किया। जो परियोजना आदरणीय वसुंधरा जी ने भेजी थी और उसमें जो खामी वसुंधरा जी की सरकार के समय ही केंद्र सरकार ने इंगित कर दी थी,
उसको दूर करने का काम नहीं किया, उस पर राजनीति की। और उसके बाद में बिना किसी भी तैयारी के, स्वीकृति के, इलीगल तरीके से प्रोजेक्ट बनाने की घोषणा की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी सहमति नहीं ले पाए। जो है कमलनाथ जी ने इनकार कर दिया मुख्यमंत्री होने के नाते, चिट्ठी लिख करके भारत सरकार और राजस्थान सरकार को, अशोक गहलोत साहब को कह दिया कि ये नहीं हो सकता। उसके बाद भी उन्होंने जीत की। 13 जिलों के लोगों को भटकाने की कोशिश की, राजनीतिक महत्वाकांक्षा करके चलते उसको जो है उनको उकसाने की कोशिश की। अपने बेटे की हार की खींच को छुपाने के लिए, उसको हार की खींच को बदला लेने के लिए मुझे अननेसेसरी टारगेट करने की कोशिश की। माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर के उनको बदनाम करने की कोशिश की। और उसके बाद में भ्रष्टाचार को सिरे चढ़ाने के लिए एक नए लिंक को, नवनेरा गालवा ईसरगा बीसलपुर लिंक की कल्पना की, जिसमें 15,000 करोड़ रुपए खर्च करके मात्र 521 एमसीएम पानी मिलेगा, जबकि 16,000 करोड़ रुपए देकर के 1700 एमसीएम पानी राजस्थान को मिले, इन 13 जिलों को पीने का पानी मिले। वो भारत सरकार उसके लिए सहमत थी, मध्य प्रदेश सहमत था। वो न करके और एक नई परिकल्पना बनाने की कोशिश की और उसके लिए राजस्थान की इरिगेशन डिपार्टमेंट की परिसंपत्तियां बेचने का व्यवस्था खड़ी कर दी। उस भ्रष्टाचार से आगे बढ़ करके भी जब भारत सरकार ने ये प्रपोजल मध्य प्रदेश और राजस्थान की सहमति से बनाया, राजस्थान के अधिकारियों और मध्य प्रदेश के अधिकारियों के साथ समन्वय करके बनाया, जिसमें हम अटल जी के सपने को पूरा करते हुए मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में पार्वती, कालीसिंध, चंबल और ईआरसीपी इंटीग्रेटेड लिंक बना सकते। नदी जोड़ने की परियोजना का हमने उसको हिस्सा बना दिया, एपेक्स कमेटी से उसको अप्रूव करा दिया। जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है उससे इसको प्रायोरिटी लिंक घोषित करा दिया कि देश के प्राथमिकता वाले 5 लिंक्स में से पहले नंबर पर ये होगा। केन और बेतवा में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने 90% ग्रांट दिए, अगर 90% ग्रांट राजस्थान को मिलती है तो 40,000 की उस करोड़ की परियोजना में सिर्फ 4,000 करोड़ खर्च करने होंगे। उसमें भी 33% हिस्सा मध्य प्रदेश का है, तो राजस्थान को केवल 2400 करोड़ रुपए खर्च करने हैं, जिसमें से भी 1500, 1600, 1700 करोड़ ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं। 500-700 करोड़ रुपए खर्च करके और 2,500 एमसीएम पानी लेना उनको मंजूर नहीं, जिससे इन 13 जिलों के प्यासे कंठ की प्यास अगले 40 साल तक बुझने की गारंटी है। उसके अलावा 80,000 हेक्टेयर जमीन, मतलब 2 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई जो छोटे छोटे बांधों और तालाबों से होती है उसको स्टेबलाइज करने, उसकी गारंटी है। 2 लाख एकड़ नई सिंचाई की गारंटी है। नई सिंचाई 2 लाख हेक्टेयर मतलब 5 लाख एकड़ जमीन, नई सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, इसकी भी गारंटी है। अब वो उस गारंटी को पूरा नहीं करना चाहते, जिसमें राजस्थान सरकार को केवल 700 करोड़ रुपए खर्च करना है। और मैं आपसे पूछता हूँ, आपके दर्शकों से पूछता हूँ कि ये कौन सा न्याय है कि 521 एमसीएम पानी ला करके केवल 3 जिलों को पीने का पानी, जयपुर शहर, अजमेर और टोंक, ये देने का काम वो करेंगे। और इन 10 जिले कोटा, बूंदी, जाकोटा, बारां, झालावाड़, धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, अलवर और दौसा, इनके साथ में अन्याय वो कर रहे हैं। इनका हमेशा हमेशा के लिए इनका रास्ता वो कर रहे हैं। ये पाप, वो राजनीति करने की बात करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि वो लोकतंत्र के इस सवकाल खंड में शपथ लेकर के जिस कुर्सी पर बैठे हैं, उस कुर्सी पर बैठ करके वो इन 10 जिलों के लोगों के साथ में पाप कर रहे हैं। सर, राजस्थान की बात की जाए तो आप एक ही जिले के रहने वाले सीएम गहलोत, एक ही विधानसभा के, एक ही विधानसभा क्षेत्र के, तो सीएम गहलोत कहते हैं कि गरीबी मैंने देखी है और उन्होंने गरीबी के कारण मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी। देखिए, मैं पढ़ाई क्यों छोड़ी, वो मेडिकल में भर्ती हुए थे कि नहीं हुए थे, क्योंकि मेरी जानकारी में नहीं है, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन उनके पिता एक संपन्न जादूगर थे। उसके अलावा भी उनके पिता के पास में जो है मुझे जैसा जानकारी है वो शायद एज ए कॉन्ट्रैक्टर भी काम करते थे। लेकिन विषय ये नहीं है कि गरीबी देखिए कि नहीं, विषय ये है कि आप गरीबों के लिए कितना विचार और सोच करते हैं। विषय ये है कि गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आपने क्या किया। आज हम पीने के पानी की अगर बात करें, राजस्थान के हर घर में पीने के पानी के लिए वो ये कहते हैं कि राजस्थान सरकार काम कर रही है। तो आप तो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हो, पहले 2 बार में आपने गरीबों के पानी की समस्या का समाधान क्यों नहीं किया? क्यों मोदी जी को इसका अवसर दिया? क्यों नहीं आपने राजस्थान के हर घर तक बिजली पहुँचाने का काम किया? क्यों मोदी जी को उसका अवसर प्रदान किया? क्यों नहीं आपने हर गरीब के घर में शौचालय बनाने का काम किया? क्यों मोदी जी को उसका अवसर प्रदान किया? क्यों नहीं आपने हर गरीब के को हर गाँव में सड़क बनाने का काम किया?
क्यों मोदी जी को इसका अवसर प्रदान किया? यदि आपको गरीब की चिंता थी तो आप इन सब विषयों पे काम करते। आप गरीब को के जीवन में परिवर्तन लाने के बजाय राजनीति करके किसी तरह से कुर्सी पर चिपके रहना क्या षड्यंत्र करने में माहिर है, ये मैं जरूर कह सकता हूँ। सीएम गहलोत के खिलाफ आने का केस दर्ज हुआ है, उसके बारे में कहाँ तक? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब उनका बेटे चुनाव हार गए, उस हार की खींच को छुपाने के लिए और उसका बदला लेने के लिए अनेक तरह के षड्यंत्र किए। मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से जिस तरह का व्यवहार उन्होंने किया वो तो अलग है। मुझे कभी चोर कहा, कभी पैसा लूट करके भाग गया हूँ ऐसा कहा, कभी मैंने गरीबों का पैसा लूट लिया ऐसा कहा, कभी जो है मुझे कहा कि मैं जमानत क्या लेकर के क्यों भाग रहा हूँ, कभी कहा कि मैं पुलिस से भाग रहा हूँ, कभी कहा कि मुझे सुरक्षा इसलिए लेनी पड़ी कि पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। 4.5 साल तक जांच की, आज तक तो मुझे नोटिस दे करके बुलाया नहीं। उसके बाद में मुझे राजनीतिक रूप से बदनाम कर रहे थे, मुझे कोई कष्ट नहीं था, क्योंकि मुझे अपने सत्य पर और अपनी निष्ठा पर भरोसा था। और मैं जानता था कि राजस्थान के और पश्चिमी राजस्थान के और जोधपुर के लोग ये जानते हैं कि ये चाहे कितना भी कीचड़ उछाले, मैंने कोई पाप और चोरी नहीं की, लोगों को ये विश्वास था। लेकिन जब उन्होंने मेरी दिवंगत माँ को, जिनका देहांत 1 साल पहले हुआ था, उनको लेकर के टिप्पणी की, तब मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने दिल्ली के न्यायालय में सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी मैंने गुहार लगाई। मैंने कहा कि मेरी मानहानि करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। न्यायालय ने उस पर विचार किया, इनके वकीलों की दलील सुनी, दिल्ली पुलिस से जांच कराई और फाइनली इनको अभियुक्त मानते हुए ट्रायल प्रारंभ करने के आदेश दिया और इनको व्यक्तिगत रूप से जमानत करने पर लेने के लिए वहाँ कोर्ट में प्रस्तुत होने का आदेश दिया। अभी जमानत लेंगे, आगे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलेगी। मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, देश के संविधान पर भरोसा है और मैं उस भरोसे के साथ मैं ऊपर कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से इनका ये दोष सिद्ध होगा और इनको इसकी सजा मिलेगी। आप एक सीएम वसुंधरा राजे के गृह जिले में आए हैं, स्वागत सत्कार आपका काफ़ी हुआ है। तो भरतपुर संभाग की बात करें तो इस बार बीजेपी का कैसा प्रदर्शन रहेगा, क्योंकि पिछले चुनावों में एक बीजेपी की सीट जीती थी और वो भी जो विधायिका हैं वो इस वर्तमान में सीएम अशोक गहलोत के साथ हैं। देखिए, मैं एक विश्वास के साथ में एक बात कह सकता हूँ, 2013 की परिस्थितियाँ थोड़ी अलग थी, लेकिन 2013 के बाद में 2018 की परिस्थितियाँ अलग थी। लेकिन 2013 में जिस तरह का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भरतपुर संभाग में और राजस्थान पूरे में आया था, अब की बार उससे बेहतर परिणाम है। मैं पूरे राजस्थान में प्रवास करता हूँ, गांव ढाणी तक मेरा संपर्क है। मैं जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूँ कि अब की बार जनता इतनी आक्रोशित है और इतनी उत्सुक है तुरंत चुनाव में इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, एक एक दिन गिन करके इंतजार कर रही है। नया इतिहास भरतपुर संभाग में भी बनेगा और राजस्थान में भी बनेगा। पिछली बार 2013 में ये 21 रह गए थे, अब की बार शायद ढूंढते रह जाएंगे। सर, टिकटों का वितरण कब तक हो पाएगा? ये विषय पार्लियामेंट्री बोर्ड का है, उनको निर्णय करना है।